नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल सभी मेरे प्रिय साथियों। मैं आपका होस्ट और दोस्त अमित स्वागत करता हूं आपके इस अपने यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं सभी मेरे प्रिय साथी? आशा करता हूं सभी स्वस्थ है, मस्त, आनंदित है, प्रसन्नचित्त और लगातार अध्ययन कर रहे हैं। आपके अध्ययन में कुछ और बिंदुओं को समाहित करने के लिए आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। चर्चा करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स की, अध्ययन सामान्य ज्ञान की, जो एक क्रोनोलॉजी का सबसे इम्पोर्टेंट बिंदु जिसे मैं कह सकता हूं। और क्योंकि इसमें करंट से रिलेटेड सभी तमाम नियुक्तियां, प्रमुख दिवस, महान विभूतियों के निधन, प्रमुख युद्धाभ्यास और जो भी घटनाएं घटित होती है वो सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें समाहित होते हैं। तो उन सभी सुर्खियों को आपके समक्ष रखने के लिए, आपके मन मस्तिष्क में संजोने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आइए ज्यादा समय जाया ना करते हुए रुक करते हैं आज के सेशन की ओर और आज के सेशन का आगाज करते हैं अपने मां शारदा को वंदन करते हुए। आइए आज का जो अपना प्रथम बिंदु है वो है संजीव पुरी जी। संजीव पुरी जी क्यों चर्चा में रहे हैं? क्योंकि संजीव पुरी जी को CII के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। सबसे पहले अपने जानेंगे CII है क्या? क्या है CII? CII साथियों एक गैर सरकारी और गैर लाभकारी एक संगठन है। क्या, कौन सा संगठन है? एक गैर सरकारी है और एक गैर लाभकारी एक संगठन है जो उद्योगों का प्रबंधन करने के लिए, इस संगठन को बनाया गया है। यह उद्योगों को नेतृत्व प्रदान करती है और उद्योगों को प्रबंधन भी इसके द्वारा किए जाते हैं। इसलिए इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। उन्हें किन्हें नियुक्त किए गए हैं? तो संजीव पुरी जी को इनका अध्यक्ष अभी हाल ही में बनाया गया है। ये किनका स्थान लेंगे? तो आर दिनेश की जगह इनकी नियुक्ति हुई है। किनकी जगह? तो आर दिनेश जी की जगह इनकी नियुक्ति की गई है। याद कैसे रखेंगे? एक शानदार सी ट्रिक के साथ आपको याद करवाता हूं। संजीव पुरी जी, पुरी से आप याद रखना, पुरी जी को पूरा प्रबंधन उद्योगों का पूरा प्रबंधन करने के लिए किसको लगाया है? पुरी जी को लगाया है। ये क्या करेंगे? पूरा प्रबंधन करेंगे, अच्छे से प्रबंधन करेंगे। इसलिए संजीव पुरी जी को CII का अध्यक्ष नियुक्त किया है। कब किया है? तो 19 मई 2024 को इन्हें नियुक्त किया गया है। बात करूं CII की फुल फॉर्म की, तो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज की फुल फॉर्म है। ये आपको ध्यान में रखना है। भारतीय उद्योग परिसंघ और सलाहकार परामर्श संबंधी प्रक्रियाओं के माध्यम से भारत के विकास, उद्योग, सरकार एवं नागरिक समाज के बीच साझेदारी के लिए अनुकूल वातावरण बनाने का काम करता है। कौन? CII। और यह गैर सरकारी और गैर लाभकारी संगठन है जो उद्योगों का नेतृत्व और उद्योगों का प्रबंधन करती है। तो उसके बाद करते हैं अपने एक महान हस्ती इदाशीशा नोंगरांग की। इदाशीशा नोंगरांग साथियों पूर्वोत्तर भारत की पहली महिला DGP बन गई हैं। DGP की फुल फॉर्म की बात करूं तो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और डिप्टी जनरल ऑफ पुलिस होते हैं। ठीक है, तो पूर्वोत्तर भारत की पहली महिला DGP बनने वाली कौन बन गई है? तो इदाशीशा नोंगरांग पहली महिला बन गई है, इसलिए अपने लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। मेघालय सुरक्षा आयोग ने भारतीय पुलिस सेवा की वरिष्ठ अधिकारी इदाशीशा नोंगरांग को मेघालय की पहली महिला DGP 11 मई 2024 को नियुक्त किया है। बस ये अपने बातें ध्यान में रखनी है दोस्तों। जो हाईलाइट की होती है, जो अंडरलाइन होती है, वो ही बात आपको ध्यान में रखनी है। और इसकी PDF है, ये आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी। इदाशीशा नोंगरांग को बतौर DGP कार्यकाल उनका 19 मई 2026 तक रहने वाले हैं। तो ये इस पद पर 2026 तक रहेंगे। वायस एडमिरल संजय भल्ला भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल नियुक्त किए गए हैं। किसे नियुक्त किए गए हैं? संजय सिंह भल्ला को। 10 मई 2024 को वाइस एडमिरल संजय भल्ला ने भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल का पदभार ग्रहण किया है। किसका? तो चीफ ऑफ पर्सनल का पदभार ग्रहण किया है। COP के रूप में कार्यभार संभालने से पहले वह पश्चिमी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ थे। उन्होंने ऑपरेशन संकल्प जैसे और ऑपरेशन और सिंधुदुर्ग में नेवी डे ऑपरेशन डेमो 2023 कार्यक्रम का भी निरीक्षण किया है और इनकी महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए उन्हें चीफ ऑफ पर्सनल का पदभार इन्हें सौंपा गया है।
तो ये आपको ध्यान में रखना है। जस्टिस संजय कुमार मिश्रा GSTAT के पहले अध्यक्ष बने हैं। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है कि ये GSTAT है, यह अभी इसी वर्ष ही इसे स्थापित किया गया है। इसकी फुल फॉर्म की अगर बात करूं तो यह है गुड्स एंड सर्विस टैक्स अपीलमेंट ट्रिब्यूनल। गुड्स एंड सर्विस टैक्स अपीलमेंट ट्रिब्यूनल जो GST से कर से संबंधित जितने भी कोई भी अगर अपील होती है तो उसका निस्तारण निराकरण कौन करने वाले हैं, तो GSTAT करने वाली है। यह संस्था इस पर कार्य करेगी, यह आपको ध्यान में रखना है। जो GSTAT के पहले अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं वो न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा को नियुक्त किए गए हैं। इन्होंने शपथ 6 मई 2024 को GSTAT के पहले अध्यक्ष के रूप में ली है। और ये संजय कुमार मिश्रा जी है, ये झारखंड हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश भी रह चुके हैं। और ये क्या करेंगे, कर से रिलेटेड जितने भी अगर कोई अपील की जाती है तो उसका निराकरण संजय कुमार मिश्रा जी करने वाले हैं। तो GSTAT के बारे में अपने चर्चा करेंगे। आइए, GSTAT केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 के तहत स्थापित अपीलीय प्राधिकरण है, जिसमें प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के आदेशों के खिलाफ उक्त अधिनियम और संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश GST अधिनियम के तहत विभिन्न अपीलों की सुनवाई का काम सौंपा गया है। कि राज्य में और केंद्र शासित प्रदेश है, चाहे वह राज्य है या कोई केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें GST के 2017 में वस्तु एवं कर सेवा अधिनियम 2017 के तहत कोई भी अगर अपील उसमें दाखिल होती है तो उस अपील का निराकरण या सुनवाई का काम जिसे सौंपा गया है वो GSTAT को सौंपा गया है। और इसकी एक प्रधान पीठ होगी और सभी राज्यों में इसकी एक पीठ रहने वाली है और आवश्यकता के अनुसार इसे बढ़ाई भी जा सकती है। लेकिन इसकी जो प्रधान पीठ है वो जो बनाई गई है, जिसकी अधिसूचना जारी हुई है, वो नई दिल्ली में इसकी प्रधान पीठ रहने वाली है और देश भर में विभिन्न स्थानों पर 31 राज्य पीठों को अधिसूचित किया गया है। ये एक तो इसकी प्रधान पीठ होगी और जो सब पीठ होगी वो कितनी होगी, 31 होगी। ये अपने लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है GSTAT को लेकर। आशा करता हूं कि आप समझ पाए होंगे। तो ये इनमें से प्रश्न है। एक बार मैं रिकैप कर देता हूं कि GST के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं GSTAT के, तो संजय कुमार मिश्रा जी बने हैं। इसकी प्रधान पीठ कहाँ रहने वाली है, तो नई दिल्ली में। कुल कितनी इसकी ब्रांच होगी, तो 31 इसकी ब्रांच होगी प्लस एक मुख्य ब्रांच होगी, वो टोटल 32 होगी। और इसका जो कार्य है वो क्या है कि केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 है, उससे रिलेटेड कोई भी अगर अपील दाखिल होती है तो उस अपील की सुनवाई का कार्य कौन करेंगे, GSTAT करेगी। तो ये था अपने GSTAT के बारे में पढ़ा। और अब अपने चर्चा करेंगे जू फ्योंग के बारे में। जू फ्योंग है जो भारत में चीन के नए राजदूत बनाए गए हैं। और बस इतना ही ध्यान रखना है और कोई बात ध्यान नहीं रखनी। और चीन के 17वें राजदूत होंगे और यह कार्यभार 10 मई 2024 से इन्होंने ग्रहण कर लिया है। और भारत में चीन के नए राजदूत कौन है, जू फ्योंग है। ये आप याद रखना, नाम लेके देखो आसानी से लिया जाएगा। और बात करूं प्रमुख नियुक्तियों की, तो डॉक्टर समीर बी कामत को जरूर याद रखना, क्योंकि DRDO के इन्हें अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, डॉक्टर समीर कामत को DRDO का। इसकी फुल फॉर्म है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। तो DRDO के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। और इसका जो कार्यालय है वो आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। DRDO का हेड ऑफिस कहाँ पर है मेरे सभी प्रिय साथियों, ये आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा मेरे प्रिय साथियों। आइए अपने रमेश बाबूजी के बारे में पढ़ते हैं। रमेश बाबूजी किसके अध्यक्ष बनाए गए हैं, तो केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्षता बनाकर इन्हें सदस्य बनाया गया है। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। संजीव जैन को COO नियुक्त किया गया विप्रो कंपनी का, ये कुछ विशेष नहीं है। बाकी इसमें कुछ विशेष नहीं है। जो विशेष है वो लाई चिंगते ताइवान के नए राष्ट्रपति बने हैं। कौन, चिंगते ताइवान के नए राष्ट्रपति बने हैं। ते से आप याद रख लें, ताइवान के नए राष्ट्रपति कौन है, चिंगते है। तो बस और कोई इसमें विशेष है नहीं। राष्ट्रपति के रूप में 20 मई 2024 को इन्होंने शपथ ली है। बात करें मिखाइल मिशुस्टिन की, तो मिखाइल मिशुस्टिन है ये रूस के प्रधानमंत्री के पद पर पुनः नियुक्त हुए हैं। पहली बार ये 16 जनवरी 2020 को नियुक्त होते हैं। उसके बाद व्लादिमीर पुतिन जी 2024 में इन्हें पुनः रूस के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं।
तो रूस के प्रधानमंत्री कौन है? मिखाइल मिशुस्टिन। ये आप याद रखिएगा, एक बार नाम लेके देखो, मिसाइल मिशुस्टिन, जबरदस्त लगता है। और अपने बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो वो है इस्तीफे को लेकर। सैम पित्रोदा जी जो कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, इन्होंने अभी ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा दे दिया है। और इनका जो इस्तीफा है वो मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कबूल भी कर लिया गया कि आपका इस्तीफा है वो हमें कबूल है। तो प्रश्न पूछा जाएगा, हाल ही में ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा किसने दिया है? तो सैम पित्रोदा जी ने अपना यह इस्तीफा दे दिया है। कुछ इनका जो बयान था, विवादित बयान जो वायरल हो गया था, इसकी वीडियो वगैरह शेयर हो गई, इसके चलते हुए इनमें कुछ बात हुई और इन्होंने इससे इस्तीफा दे दिया। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया है। यह दुर्घटना 19 मई 2024 को होती है। ये एक बांध के उद्घाटन करके शाम को आ रहे थे और उस शाम को हेलीकॉप्टर में कुछ तकनीकी खराबी होने के कारण इनके साथ कुछ अन्य लोग भी थे और उन सभी लोगों की क्या हो जाती है, इस दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। तो उसमें अजरबैजान के राष्ट्रपति भी इनके साथ शामिल थे और ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की इस हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो जाता है। बात क्या थी कि रईसी जी 19 मई 2024 की सुबह अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम एलियव के साथ एक बांध का उद्घाटन करने गए। अजरबैजान से लौटते समय इनका हेलीकॉप्टर 7 बजे क्रैश हो जाता है और इस हेलीकॉप्टर में इनके साथ विदेश मंत्री होसेन अमीरा अब्दुल्लाहियन सहित 9 लोग सवार थे और हादसे में सभी लोग मारे जाते हैं। बड़ी दर्दनाक मौत होती है और इसमें रईसी जी इसमें शामिल है। और ये इनके रईसी जी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इनका परिचय है, ये आप पढ़ सकते हैं। और सुशील कुमार मोदी जी का भी निधन हो चुका है। सुशील कुमार मोदी जी कौन थे? तो बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा में सांसद भी रह चुके थे और उनका एम्स में इलाज के दौरान 13 मई 2024 को निधन हो जाता है। ये सुशील कुमार मोदी जी थे और आरएसएस से भी ये बिलोंग करते थे। उन्होंने आरएसएस से बिलोंग किया था। और अपने लिए इंपॉर्टेंट बात है वो है, बात करेंगे अपने एलिस मुनरो के बारे में। एलिस मुनरो नोबेल पुरस्कार विजेता एवं लेखिका है। इनकी 92 वर्ष की आयु में निधन हो चुका है। कनाडाई लेखिका एलिस मुनरो को वर्ष 2013 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह सम्मान पाने वाली पहली कनाडाई महिला है। कनाडा की पहली महिला है जिसे नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। वर्ष 2009 में मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज से भी इन्हें सम्मानित किया गया। वह वर्ष 1968 में उनकी पहली किताब डांस ऑफ द हैप्पी शेड को कनाडा में गवर्नर जनरल अवार्ड, कनाडा का सबसे बड़ा साहित्य पुरस्कार है, जो कौन सा गवर्नर जनरल अवार्ड, उससे भी इन्हें नवाजा गया था। उन्हें एंटोन चेखव, ये भी एक अवार्ड होता है, जॉन चिवर और कुछ अन्य लघु कथा की श्रेणी में भी गिना जाता है। स्वीडिश अकादमी में उन्हें समकालीन लघु कहानी का मास्टर की उपाधि से भी नवाजा जा चुका है। एलिस मुनरो अपने आप में महान प्रतिभा की धनी थी, जिनका 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ऐसा कुछ करके जाइए कि नाम अमर हो जाए। खुद अमर हो ना हो, लेकिन नाम अमर जरूर रहे। ऐसे कर्तव्य पथ पर अपने को चलना चाहिए। और ये महान विभूतियां हैं, ये अपने को यही जो इनकी कठिन संघर्ष है, जो अपने जीवन से रिलेटेड इनके पढ़ते हैं, तो वह अपने को यही मार्ग प्रशस्त करते हैं कि अपने को भी ऐसा काम करना चाहिए, अपने कर्तव्य पथ पर चलना चाहिए, ताकि खुद रहे या न रहे, नाम अमर रहना जरूर चाहिए। आपसे आशा करूंगा कि सभी इस अपने माता पिता के सपनों को संजोएंगे, साकार करेंगे और एक मूर्त रूप प्रदान करेंगे और जोश और जुनून और जिद के साथ अपने लक्ष्य कदम को जरूर भेदेंगे। आइए साथियों, पुनः अपने लौटते अपने टॉपिक की ओर और 16 वर्षीय काम्या कार्तिकेयन के बारे में पढ़ते हैं। ये भी अपने में जोश और जुनून भरने वाली है कि एक 16 वर्ष की छोटी सी बालिका माउंट एवरेस्ट को फतेह कर लेती है। और उससे पहले जो रिकॉर्ड है वो मालावत पूर्ण के नाम है, जिन्होंने 13 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई को फतेह किया था। तो मुंबई की निवासी है काम्या कार्तिकेयन, जिसे 16 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली
दुनिया की दूसरी सबसे कम उम्र की महिला पर्वतारोही बन गई है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इससे पहले मालावत पूर्ण थी, जो सबसे कम उम्र 13 वर्ष में ही माउंट एवरेस्ट को फतह किया था। जॉर्डन रोमेरो माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं। 25 मई 2014 को जॉर्डन ने 13 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट को फतह किया था। तो ये था, अपन ने पढ़ा है माउंट एवरेस्ट में। और कामिरिता सबसे पहले जान लेते हैं। कामिरिता है, वो महिला नहीं है, पुरुष है। कामिरिता ने 30वीं बार माउंट एवरेस्ट को फतह किया है। 30वीं बार माउंट एवरेस्ट को फतह किया है। 30 वर्ष में 30वीं बार दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर अपना रिकॉर्ड तोड़ा है इन्होंने। यह कारनामा करने वाली दुनिया के एकमात्र पर्वतारोही है। 12 मई 2024 को 29वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे और 54 वर्ष कामी को एवरेस्ट मैन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने एवरेस्ट का रास्ता ऐसे कर लिया है जैसे इनके खेत की पगडंडी है। ठीक है, ऐसा इन्होंने रास्ता बना लिया है कि अपने तो शाम का जो डिनर करेंगे वो कहाँ पर करेंगे, हवेली पर नहीं, माउंट एवरेस्ट पर ही। पहले बुलाते हैं ना, आओ कभी हवेली पे, ये कहते हैं आओ कभी एवरेस्ट। तो ये किसी के साथ डिनर नहीं करते, अकेले ही करते हैं, क्योंकि एवरेस्ट पर जाने के लिए दमखम चाहिए। तो कामिरिता ने पहली बार 1994 में एवरेस्ट फतह किया था और 16 मई 2018 को 48 वर्ष की आयु में 22वीं बार माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बने थे। कामिरिता कुल 40 बार 8000 फीट से ऊंचे पर्वत चोटियों को फतह कर चुके हैं। ये माउंट एवरेस्ट पर 30 बार डिनर कर चुके हैं। माउंट यो को 8 बार लंच कर चुके हैं। माउंट लोसे पर 1 बार कॉफी पी चुके हैं और माउंट K2 पर 1 बार चाय पी चुके हैं। तो यानी एक बार इन पर फतह कर चुके हैं और 8 बार माउंट चोयू पर जा चुके हैं और माउंट एवरेस्ट पर 30 बार जा चुके हैं। इनको सबसे अच्छा जाना माउंट एवरेस्ट पे लगता है, तो ये माउंट एवरेस्ट पर ज्यादा जाते हैं, ताकि हर साल ये वहां पर जंबागड़ी में क्या करें, धोख लगा गया हुआ है, हर साल जावे बात दुआ में। तो भारतीय महिला पर्वतारोही ज्योति रात्रे ने माउंट एवरेस्ट फतह किया। सागे सागे भी उड़ गया जो, अब की बार तो माउंट एवरेस्ट पे गया, सारा भीड़ हो रही है बेटा। भारतीय महिला पर्वतारोही ज्योति रात्रे ने माउंट एवरेस्ट किया फतह। 55 वर्षीय भारतीय पर्वतारोही ले लियो, 55 साल का हो गए भी, टेकन कौन ला रहा, पहाड़ा पर चल रहा है। 55 वर्षीय भारतीय पर्वतारोही ज्योति रात्रे ने 19 मई 2024 को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला बन गई है। ठीक है, तो मैं घरे कौन टिका, मैं तो माउंट एवरेस्ट पर जा। भोपाल की ज्योति ने दूसरे प्रयास में 8848.86 मीटर की ऊंचाई पर जाकर नया रिकॉर्ड कायम किया है। खराब मौसम में भी न कुछ ये देखा ना कुछ वो देखा, सिर्फ माउंट एवरेस्ट को देखा और माउंट एवरेस्ट को फतह किया। ज्योति ने 53 वर्षीय संगीता बहल का 6 वर्ष पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है। संगीता बहल ने 19 मई 2018 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज महिला का खिताब अपने नाम किया था, और अब किसने कर लिया है, तो ज्योति रात्रे ने कर लिया है। गोपी थोटाकुरा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय वंशी पर्यटक बन चुके हैं। एक कंपनी है अमेजन के सीईओ की जेफ बेजोस की ब्लू ओरिजिन, वो क्या करती है कि घुमाने के लिए अंतरिक्ष में लेके जाती है। तो ये हैदराबाद के हैं गोपी थोटोकरा, ये भी क्या करने गए हैं, उनके साथ घूमने गए हैं। ये कुल 7 सदस्यों को अब की बार लेके गई है ब्लू ओरिजिन कंपनी। 6 व्यक्तियों को न्यू शेपर्ड रॉकेट से 19 मई 2024 को इन्हें अंतरिक्ष में भेजा है, और इनमें आंध्र प्रदेश के पायलट और एंटरप्रेन्योर गोपी थोटोकरा भी शामिल है। ब्लू ओरिजिन की 7वीं ह्यूमन स्पेस फ्लाइट NS-25 पश्चिम टेक्सास से लॉन्च हुई थी, और 30 वर्षीय गोपी अंतरिक्ष में बतौर पर्यटक बनकर जाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। और इनके साथ 5 लोग और हैं। और जेफ बेजोस ने स्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन की स्थापना 2000 में की थी। ब्लू ओरिजिन का वाशिंगटन में हेडक्वार्टर है और उसमें 3500 से ज्यादा कर्मचारी इसमें काम करते हैं। और ब्लू ओरिजिन की 25वीं उड़ान है। इससे पहले भी यह 31 लोगों को स्पेस भेज चुकी है और स्पेस की यात्रा करवा कर लाती है। अगर आपको जाना है तो आप टिकट बुक करवा सकते हैं। टेलीग्राम पर मैसेज भेज देना आपकी अंतरिक्ष की शेयर के लिए, जेफ बेजोस से बात करके मैं बुक करवा दूंगा। आप ये अंतरिक्ष की शेयर कर सकते हैं। इससे पहले आपको क्या होना पड़ेगा, एक कंडीशन है
कि आपको जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके साथ ज्वाइनिंग लेटर लेके आपको आना होगा और इसके साथ आप जा सकते हैं और बड़ी प्रसन्नता के साथ आपको अंतरिक्ष की सैर करने के लिए भेजेंगे। करीना कपूर यूनिसेफ इंडिया की नेशनल एम्बेसडर बनी। यूनिसेफ क्या है? यूनिसेफ बच्चों को लेकर, बच्चों के विकास, उनके स्वास्थ्य, उनकी शिक्षा को लेकर कार्य करती है। यह एक यूएन संस्था है। तो इसकी फुल फॉर्म की बात करूं तो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, ये इसकी फुल फॉर्म है। और इसकी जो ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई है वो करीना कपूर को बनाया गया है। और यह यूनिसेफ के साथ मिलकर हर बच्चे की शिक्षा, स्वास्थ्य, उनके शुरुआती बचपन के विकास और लैंगिक समानता को अधिकारों को लेकर काम करेगी, जैसा कि मैंने आपको बताया है। बात करूं यूनिसेफ की, तो यूनिसेफ की स्थापना होती है वो 11 दिसंबर 1946 को होती है, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और यह 190 देशों में उनके बच्चों के अधिकार, सुरक्षा और विकास के लेकर काम कर रहा है। कौन? यूनिसेफ। और इसकी हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर जो नियुक्त किए हैं, भारतीय एक्ट्रेस करीना कपूर को नियुक्त किया गया है। मिस टीन यूएस से उमा सोफिया ने किताब छोड़ा, बस, और इसमें ज्यादा कुछ बात है नहीं, छोड़ दिया भाई, नहीं जची तो। ये कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं, ये आप साथियों पढ़ लेना, क्योंकि दिवस तो आपको रट्टे मारने होंगे। कुछ इनकी ट्रिक्स भी है, वो आपको अलग अलग कहीं पे सर्च करेंगे तो आपकी इनकी ट्रिक्स भी मिल जाएगी। अभ्यास साइबर सुरक्षा की बात करें तो साइबर को लेकर आज काफी फ्रॉड चल रहे हैं। तो अभ्यास साइबर सुरक्षा यानी साइबर से बचाया जाए, तो सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो पहले अपने सीडीएस थे विपिन रावत जी थे, जिनका भी विमान दुर्घटना में निधन हुआ था। अनिल चौहान जी अभ्यास साइबर सुरक्षा 2024 में इन्होंने भाग लिया। व्यापक स्तर पर साइबर रक्षा अभ्यास रक्षा साइबर एजेंसी द्वारा 20 से 24 मई तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य है सभी साइबर सुरक्षा संगठनों की साइबर रक्षा क्षमता को और अधिक विकसित करना, सभी हितधारकों के बीच तालमेल को बढ़ावा देना है। और भारत और फ्रांस का एक संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है जिसका क्या नाम है? शक्ति। ये आपको ध्यान रखना है। और किस किस के मध्य होता है शक्ति युद्धाभ्यास? भारत और फ्रांस के मध्य होता है। और यह 2011 से लगातार कंटिन्यू है, इसका आयोजन किया जा रहा है। अब की बार जो यह सैन्य अभ्यास हुआ था वो मेघालय के उमरोई में हुआ था। कब? 13 मई 2024 को हुआ था। कोई भी सैन्य अभ्यास होता है तो वह उन देशों के मध्य सैन्य शक्तियों को बढ़ाने के लिए और सैन्य उपकरणों का उसमें इस्तेमाल करने के लिए, सैन्य उपकरणों की तकनीकी बढ़ाने के लिए इनका अभ्यास किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखेंगे। और इसमें कुछ विशेष है नहीं। और बात करूं शक्ति की, तो शक्ति के बारे में आप जान लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, यह 2011 से संचालित है। इसके 6 संस्करण और उसके 7वां संस्करण ये अब था। और इसका उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं को एक दूसरे परिचालन प्रक्रियाओं और युद्ध अभ्यासों से परिचित करना। जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई भी युद्धाभ्यास हो उसका उद्देश्य यही होता है। एक बैठक की बात करूं, 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसके बारे में जानना, इसमें 2 फैक्ट निकलेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 20 से 30 मई 2024 को केरल के कोच्चि में 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक होती है। और 26वीं पर्यावरण संरक्षण समिति की बैठक होती है। इस बैठक का आयोजन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत कौन करवाता है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय करवाता है। गोवा स्थित राष्ट्रीय ध्रुव एवं महासागर अनुसंधान केंद्र तथा अंटार्कटिक संधि सचिवालय द्वारा किया जाता है। इसका आयोजन कौन करता है? तो राष्ट्रीय ध्रुव एवं महासागर अनुसंधान केंद्र और अंटार्कटिक संधि सचिवालय द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। तो अब से प्रश्न आपसे ये पूछा जाता है कि पहले तो इसका आयोजन हो गया, ये बात हुई, ये तो है इससे 46वीं अंटार्कटिक संधि से रिलेटेड। लेकिन इसी के बीच में एक और बात करूं तो आपसे प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय ध्रुवीय महासागर अनुसंधान केंद्र कहां पर है? गोवा में है। कोई नहीं बता सकेगा, कितना भी पढ़ा लिखा हो, लेकिन पढ़ाई की हुई है, लेकिन कुछ कुछ फैक्ट जो वंचित रह जाते हैं। और जैसे अपने क्रोनोलॉजी पढ़ते हैं तो भी अपने ध्यान नहीं देते। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है और बहुत डीप फैक्ट है। अंटार्कटिक संधि सचिवालय कहां पर है, यह आपको बताना है। अब जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय ध्रुवीय महासागर अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो वो गोवा में है, ये आपको ध्यान में रखना है। और अंटार्कटिक जो महासागर है उस पर भी अपने जो अनुसंधान केंद्र स्थापित किए गए हैं, उन्हीं का जो संचालन होता है वो गोवा से होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अंटार्कटिक संधि पर 1959 में वाशिंगटन डीसी में 12
देशों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे और यह 1961 में लागू हुई थी। वर्तमान में 56 देशों ने अंटार्कटिक संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत का पहला अंटार्कटिक अनुसंधान केंद्र दक्षिणी गंगोत्री 1983 में स्थापित किया गया था। वर्तमान में भारत 2 और अनुसंधान केंद्र मैत्री और भारतीय संचालित कर रहा है। अफ्रीका पर भारत और अमेरिका की वार्ता हुई है, इसको लेकर दूसरा दौरा हुई, इसमें से कोई प्रश्न आने वाला नहीं है। विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन। अब देखिए साथियों, क्रोनोलॉजी को मैंने आपके लिए कितना आसान बना दिया है, और भी अगर कोई आप चाहते हैं भी इसमें संशोधन हो तो मैं लगातार कर रहा हूँ, क्योंकि और अच्छे से मैं आपके समक्ष और इजी वे से आपके समक्ष प्रेजेंटेशन लेकर आऊं। इसीलिए अब देखो, इसमें मैंने थोड़ा सा इंप्रूवमेंट किया है कि पहले जो भी होता है कि विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन अब की बार कहाँ हुआ, तो वो है नीदरलैंड में हुआ, और इतना कोई जरूरी तामझाम पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ तब मुझे थोड़ा समय लगता है। अगर आप जब रिकैप करेंगे तो आपको बिल्कुल समय नहीं लगेगा। विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन कहाँ पर हुआ, तो नीदरलैंड में हुआ। कब हुआ, 13 से 25 मई 2024 को हुआ। ठीक है, अब देखो किसके द्वारा आयोजन किया गया, ये मैंने पहले लिख दिया। क्वेश्चन टैग है ना, वो पहले लिख दिए गए फिर, ताकि अपने को समझ आ जाए किसके द्वारा। तो सस्टेनेबल एनर्जी काउंसिल और नीदरलैंड सरकार द्वारा इसका आयोजन किया गया। उद्देश्य क्या था, विश्व में हरित हाइड्रोजन तकनीक ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना है, कि हाइड्रोजन के लेकर तकनीकी भी बढ़ाई जाए और इसका ईंधन को अधिक से अधिक उपयोग किया जाए। तो ये था विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन। अब देखो, ये चीज अगर मैं पहले मेंशन कर दूंगा तो आपके लिए आसान होगा पढ़ना। बस यही था अपना सम्मेलन, इतना ही रट्टा मारना है और कोई अपन को ज्यादा जानकारी अर्जित नहीं करनी है। और ये हाईलाइट किया विश्व राष्ट्र अपने जो भारत का हाइड्रोजन मिशन है, जो भारत ने जनवरी 2023 में 19,744 करोड़ के समग्र परिव्यय के साथ अपना राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन शुरू किया था। भारत ने वर्ष 2023 तक 5 MMT मिलियन मीट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता हासिल करने की महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। यह आपको ध्यान में रखना है। कुछ योजनाएं हैं, उसमें मणिपुर ने स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना का उद्घाटन किया है। ये स्कूल ऑन व्हील्स क्या है, बात करूं स्कूल ऑन व्हील्स की, तो एक बस है, उसमें तमाम लैब्स वगैरह, कंप्यूटर लैब वगैरह, साइंस लैब और एक LED के माध्यम से जो वैनिटी वैन है उसमें सब कुछ चीजें लगाई गई है। तो ये मणिपुर की राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने 5 मई 2024 को इम्फाल के पैलेस ऑफ कंपाउंड स्थित बाल विद्या मंदिर के परिसर से स्कूल ऑन व्हील्स को लॉन्च किया है। और उस बस में वह तमाम सभी सुविधाएं हैं, जो जिस प्रकार बात करूं कंप्यूटर लैब की, लाइब्रेरी की, गेम्स की, ये सब है, तो उसमें बच्चे सीख सकते हैं। एक टेक्सटाइल एग्जीबिशन है फेबेक्सा, जो कपड़े को लेकर एक प्रदर्शनी लगाई जाती है। यह लगातार 2 बार गुजरात में ही लगाई जा रही है, जिसके प्रदर्शनी का उद्घाटन 21 मई 2024 को गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने किया है। यह भारत की सबसे बड़ी टेक्सटाइल प्रदर्शनी का आयोजन मस्ती कपड़ा महाजन ऑर्गेनाइजेशन की ओर से किया गया है। यह गुजरात के अहमदाबाद में गांधीनगर में इसका आयोजन किया गया था। और पिछले साल बात करूं तो इसका आयोजन अहमदाबाद में किया गया था, क्योंकि टेक्सटाइल से संबंधित है और टेक्सटाइल कहाँ पर होता है, तो गुजरात में। तो सीरम यानी बात करूं सीरम की, तो सीरम क्या है, वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और इसका जो कार्यालय है तो वो कहां पर है, पुणे में है। सीरम क्या करेगा, अफ्रीका के लिए मलेरिया की दवाई भेजेगा। अभी देखो साथियों, मैंने कितना इजी कर दिया है, बस ये पढ़ना आसान होगा। इसकी जो PDF है आपको मिल जाएगी, कहां पर, तो टेलीग्राम में। तो ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अफ्रीका को R21 मैट्रिक्स M मलेरिया वैक्सीन की खेप 20 मई 2024 को भेजी है। इसकी हरी झंडी किसने दिखाई, तो हरी झंडी दिखाई इस सीरम इंस्टीट्यूट के CEO आधार पूनावाला और अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने इसको हरी झंडी दिखाई। और बनाई किसने है, तो यह वैक्सीन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और नोवावैक्स के मैट्रिक्स M एजुएट ने मिलकर यह वैक्सीन बनाई है। तो बनाई किसने, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और नोवावैक्स मैट्रिक्स M एजुएट ने बनाई है। और कितनी दवाई भेजेगी, तो कुल तो 1,63,000 दवाइयां जो सीरम है वो भेजेगी, और पहली खेप है उसमें 43,200 वैक्सीन भेजी गई है। तो देखिएगा साथियों, कैसा लगा फैक्ट। अगर नेक्स्ट जो क्रोनोलॉजी है
वो अपने जो भी पढ़ेंगे तो उससे पहले इस प्रकार बिंदुओं को आपके समक्ष प्रश्न टैग लगाकर मैं लेके आऊंगा, ताकि अपने लिए इजी रहे। और ये इसकी पीडीएफ है, वो आपको कमेंट बॉक्स के टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी। तो आप समझ पा रहे होंगे, आसानी से पढ़ रहे होंगे, और जो आपके व्यू है वो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। वेस्ट नाइल बुखार है साथियों, और ये वेस्ट नाइल बुखार है जो वेस्ट नाइल वायरस से हो रहा है, इसके लिए इसका नाम भी वेस्ट नाइल बुखार रख दिया है। और इसके जो लक्षण जो आए हैं, कहाँ पर संक्रमित हुए हैं, तो ये केरल में हुए हैं, जो केरल में इस बुखार को देखा गया है। तो केरल के 3 जिलों में त्रिशूर, मलप्पुरम और कोझिकोड में कुछ मामले इसमें सामने आए हैं, और यह मच्छर काटने से होता है। वेनेजुएला में साथियों बात करूं तो इंपॉर्टेंट है, वेनेजुएला का अंतिम ग्लेशियर हम्बोल्ट क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है। कुल 7 ग्लेशियर थे, 6 ग्लेशियर 2011 में समाप्त हो गए थे, और एक ही ग्लेशियर बचा था हम्बोल्ट, वो भी पिको हम चोटी पर है, ये हम्बोल्ट पिको हम्बोल्ट चोटी पर है हम्बोल्ट ग्लेशियर, वो भी क्या हो गया है, अब समाप्त हो गया है। तो एक ही बचा था, ये भी चलता रहा। बोले मेरे साथी भी नहीं रहे तो मैं क्या करूंगा यहाँ रहकर, इसलिए मैं भी जा रहा हूँ, टाटा बाय बाय। तो इसलिए वेनेजुएला को टाटा बाय बाय कर दिया किसने, हम्बोल्ट ने। चक्रवाती तूफान रेमेल ने दस्तक कहां पर दी है, तो पश्चिम बंगाल में दी है। 26 मई 2024 को शाम 8 बजे है अपनी दस्तक देता है, और बंगाल की खाड़ी से आर्द्र पवनों को लेकर पश्चिम बंगाल में और बांग्लादेश में अपने रवैये को दिखाता है। और रेमेल का जो बात करूं तो रेमेल का अर्थ होता है, अरबी भाषा का शब्द है जिसका रेत होता है, यह रेमेल नाम ओमान का दिया हुआ है। तो ये लैंडफॉल से संबंधित है। भी लैंडफॉल क्या होता है ये अपन जानते हैं कि लैंडफॉल जमीन पर गिरना, कुछ जो तूफान है वो समुद्र तल से कुछ जब टकराता है तो वही स्थिति लैंडफॉल कहलाती है। इस वक्त तूफान बारिश और हवा के साथ जमीन पर रौद्र रूप दिखाता है, उसे ही लैंडफॉल कहते हैं। रन फॉर विकसित भारत का आयोजन, अब देखिए साथियों, रन फॉर विकसित भारत का आयोजन किया गया, वो डीयू और भारत विकास भारत एम्बेसडर क्लब के द्वारा किया गया है। कब किया गया, तो 8 मई 2024 को किया गया। किसके लिए, कि रन फॉर विकसित भारत, कि विकसित भारत के लिए दौड़ो, विकसित भारत के लिए हर कार्य करो, विकसित भारत के लिए सब कुछ करो। तो यह इसको हरी झंडी किसने दिखाई है, तो साइना नेहवाल और बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव ने इसको हरी झंडी दिखाई। और यह 2.4 किलोमीटर की मैराथन थी, और डीयू के 5000 स्टूडेंट ने इसने भाग लिया था, और इनका उद्देश्य था कि भारत को विकसित करने के लिए जागरूकता लाना। ऐसा ही एक कैंपेन चलाया गया था माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा दिसंबर 2023 में, विकसित भारत @ 2047 युवाओं की आवाज। कच्छ के अजरक को भौगोलिक संकेत, अजरक एक प्रिंट है जिसमें गहरे लाल, काले, नीले, पीले रंगों का प्रयोग किया जाता है। और बाड़मेर में, अपने राजस्थान की बात करूं तो बाड़मेर में काफी पॉपुलर है अजरक प्रिंट, जिसका अर्थ होता है नीला। ठीक है, अरबी भाषा का शब्द है। और इस कच्छ के अजरक को क्या बोलते हैं, जीआई टैग मिल चुका है। और जीआई टैग के बारे में अपन तमाम जानकारी अर्जित कर चुके हैं। और एक बार जरूर आप जीआई टैग को गूगल पर सर्च करना, इसके बारे में जो भी जानकारी हो वो कमेंट बॉक्स के माध्यम से मेरे सभी प्रिय साथियों टाइप करना, क्योंकि जो भी अपने खुद सर्च करते हैं तो एक से अधिक बातें जानने को मिलती है। और फिर उसमें कोई आपको द्वंद्व लगता है या कुछ बातें ऐसा लगती है, वो आप टेलीग्राम के माध्यम से पूछ सकते हैं, या कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं आपको तुरंत उसका जवाब दूंगा। तो आपको बताना है जीआई टैग के बारे में। और ये था दोस्तों आज का अपना सेशन, अद्यतन सामान्य ज्ञान के बारे में जाना। कैसा लगा आपको सेशन, जरूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। और इसी के साथ मैं आपसे इजाजत लेना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।